गाड़ी तो चली गई साहब जी। इसे क्या हुआ? ये तो मर गया। ओह नो! दादू दादू, लगता है तूने कुछ हाथ ज्यादा ही दबा दिया। साहब ये शोर पे तो बहुत कर रहा था। अब क्या होगा? साहब जी, आपको यहां आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? हाँ? नहीं, मेरी नजर तो किसी पर नहीं पड़ी। तो फिर उसको यहीं पड़ा रहने दो साहब जी। ये जाने और इसके दफ्तर वाले जाने। नहीं दादू नहीं। तुम्हारी पिकअप कहाँ है? वो तो मैंने होटल के पीछे छुपा कर खड़ी की है साहब। अगर इसको तौकीर के सर डालना है तो इसको पिकअप में डालो और उस जगह छोड़ाओ जहां तौकीर अब रह रहा है। बात तो समझ के करते हैं साहब। बड़ी देर लगा दी तूने। ये भी अच्छा हुआ साहब के कुछ वक्त मिल गया। मैंने उसकी लाश को बर्फ में दबा दिया साहब। अब कुछ थोड़ी सी बर्फ और पड़ गई, उसकी लाश बिल्कुल दब जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब है मैं खामखा घबरा रहा था। घबराने की क्या बात है साहब। अब तो उसकी लाश उस वक्त मिलेगी जब बर्फ पिघलेगी। उस वक्त पुलिस जाने और वो जाने जो उस घर में रहता है। हम तो किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं आएंगे साहब। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। नहीं दादू नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके घर वाले बर्फ पिघलने का इंतजार करेंगे? अरे भाई, वो आज रात ही उसकी तलाश में निकलेंगे। ये तो ठीक है सर, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? ऐसा इंतजाम कि पुलिस का रिकॉर्ड खुद गवाही दे कि तुम ये कत्ल कर ही नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है साहब? ये ऐसा हो सकता है कि आज की रात तुम हवालात में गुजारोगे। यानी जिस रात सेठ आबिद का कत्ल हुआ उस रात तो तुम पुलिस की तहवील में थे। बात तो समझ के करते हैं साहब, लेकिन साहब वो... अरे दादू, भला ये भी कोई मुश्किल काम है, और वो भी तुम्हारे लिए। तुम लगो अपने काम में, मैं चला सरदार के पास। यार ये क्या है हाँ? खाना भी तुम ढंग से गर्म नहीं कर सकते तो बंदों के साथ कैसे निपटते हो तुम? सर जी, खाना तो बहुत गर्म है, मगर सर्दी इतनी पड़ रही है बाहर के गर्म से गर्म चीज़ें ठंडी हो जाती हैं जनाब। सर्दी तो आज वाकई बड़ी कड़ाके की पड़ रही है। सर जी, आज आप घर नहीं गए? घर अरे आज खाना कौन लेकर आया घर से? सर जी, मैं ही गया था। शान की माँ कुछ कह तो नहीं रही थी? वो गुस्से में थी आज। और गुस्सा तो उसके नाक पर तरा रहता है। अब वो चाहती है कि मैं शान को घर वापस ले आऊं। जी ठीक है, हर माँ चाहती है कि उसकी अकलौती औलाद उसकी नजरों के सामने रहे, पर कांस्टेबल मोहम्मद महबूब खान, थाना मरीज जनाब अली। जी जी, अमीर खान का टेलीफोन है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। हुक्म जनाब। अजहर, ये क्या हो रहा है भाई? इलेक्शन हार जाने का ये मतलब है कि गुंडे और बदमाश मेरे घर में दंदनाते फिरे? खैरियत तो है जनाब। खैरियत होती तो मैं तुम्हें इस वक्त फोन करता। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जहां जेब की जान बच गई। हुआ क्या है सरदार साहब? वो ये पूछो क्या नहीं हुआ? क्या दादू को तुमने इतनी छूट दे रखी है कि वो शराब पीकर मेरे घर में आए और मेरे दामाद के गरिबान पे हाथ डाले? सरदार साहब, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूं, आप फिक्र ना करें। आप फोन बंद करें, मैं अभी आता हूं। दादू, ओए जनाब अली, खाना दफा मारे। 5-6 आदमियों का जी में बैठे, जल्दी करो। ये केक फ्रिज में संभाल कर रख देना। ये केक यही रहने दे। अच्छा बीबी। ये केक पापा ने खास तौर पर बनवाया है। पापा आएंगे ना तो मैं ये केक उनके सामने ही काटूंगी। रोती क्यों है मेरी बच्ची? अल्लाह से खैर मांग, दुआ कर अपने बाप की जिंदगी के लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो गए कहाँ।
जब ड्राइवर आया तो मैं ये समझा कि शायद वो आरफा से मजाक के मूड में और गाड़ी में छुपे बैठे हैं। लेकिन उसके बाद तो मैंने खुद जाकर एक एक कोना छान मारा है, उनका कुछ पता ही नहीं चला। देखें देखें, आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। अब आप खुद देखेंगे कि सेठ साहब हंसते मुस्कुराते हुए खुद आ जाएंगे। मैं तो सुबह होटल से आते हुए उनके कमरे में अखबार भी छोड़ाया था, कहीं मेरे गैर हाजिरी में वो ना आ जाए। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे, मेरा आबिद सही सलामत घर वापस आ जाए। आमीन आमीन। इजाजत। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? बीबी जी, आप फिक्रमंद ना हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब अभी तक सिर्फ कोशिश ही हो रही है? जनाब अली, कोशिश वाली बात नहीं है, हमारी तो जान भी आप लोगों के लिए हाजिर है। मैं इस वक्त सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूं कि आप लोगों का किसी पर कोई शक, कोई शुबा, या ये कि सेठ साहब का कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, कोई दुश्मनी हो? उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है इंस्पेक्टर साहब? आप प्लीज बैठे। शुक्रिया। हमारे सेठ साहब का किसी के साथ क्या झगड़ा हो सकता है, वो तो फरिश्ता है। जहां तक मुझे याद है उनका बस एक दफा तौकीर साहब के साथ झगड़ा हुआ था। क्या मेरे साथ कैसा झगड़ा हो सकता है? हाँ, वो जो आप ऑफिस छोड़कर चले गए थे ना। लेकिन खैर, ये तो घर का मसला है। वैसे उनके किसी के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी। जनाब अली, झगड़ा होते हुए कितनी देर लगती है? अब दादू ने रात जो कुछ आपके साथ किया है, आप सोच भी नहीं सकते थे। इंस्पेक्टर साहब, वो तो उस दिन से मेरे खिलाफ है जब मैंने आपके बेटे शान को उससे बचाया था। हाँ, हो सकता है। देखें जी, ये लोग होते हैं बेज़मीरे किस्म से, इनसे कुछ भी बईद नहीं होता। मैंने उनको इस मर्तबा ऐसा बांधा है उन सबको कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। आपकी इंस्पेक्टर साहब से इतनी दोस्ती है तो प्लीज आप इनसे कहें कि मेरे पापा को जल्दी से ढूंढ के लाएं। बीबी जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? ये हमारे फराइज में शामिल है। वो जो केक मैं पापा के लिए लेके जाती हूँ ना, वो जल्दी से पैक कर। अच्छा। मेरी समझ में नहीं आ रहा आरफा कि आखिर ये डायबिटिक्स वाला केक लेने की क्या जरूरत है? पापा को ये केक बहुत पसंद है। ओहो, लेकिन खालू को वापस तो आ जा रहे हैं। तो कीर, कितना मज़ा है ना कि जब हम घर जाएं तो पापा आगे से बैठे हुए हों। कितने खुश होंगे पापा ये केक देखकर। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे पापा के साथ दोस्ती होती ना तो तुम्हें पता चलता कि वो कितने स्वीट आदमी हैं। जनाब, अब तो मेरी उनके साथ बड़ी दोस्ती हो गई है। तुम्हें याद नहीं है जब वो तुम्हारी बर्थडे का प्रोग्राम बनाने मेरे ऑफिस आए थे, तो भला वो मुझे अपने पुराने ऑफिस की चाबी क्यों देते? वाकई वो चाबी तुम्हारे पास है? हाँ, ये देखो। ये ले बीबी अपना केक। शुक्रिया। अच्छा, अब जाना कहाँ है? होटल या अपने घर? होटल वाले कमरे में। ऐसा? अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं यहाँ की सफाई करवा देता सर। सफाई तो हो ही जाएगी। तो कीर, तुम्हें नहीं लगता कि पापा वाकई ये चाहते थे कि तुम अपना ऑफिस वापस यहाँ ले आओ? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जहां से वाला शराकतनामा, देखो आरफा, उससे तो ये साबित होता है जैसे खालू वाकई अपना यहाँ प्रोजेक्ट मुकम्मल कराना चाहते थे। सर, आपके लिए चाय लाऊं या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। हाँ, जरा ख्याल रखना, जैसे ही वकील साहब आए उन्हें यहाँ ले आना मेरे पास। राइट सर। मेरे खुदाया, कितनी अजीब बात है आरफा। अब जबकि मेरा और खालू का राजीनामा भी हो गया है और मैंने ये डिसाइड भी कर लिया कि मैं अपना ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर लूंगा, तो खालू ही गुम हो गए। आरफा, ये देखो, ये क्या है? ये तो मेरा बर्थडे गिफ्ट है।
जी। ये गिफ्ट तो जी मैंने उसी दिन उनके कहने पर पैक किया है। दूसरे सारे गिफ्ट तो वो पहले ही इनको दिखा चुके थे। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि ये एक सरप्राइज़ है जो एन उस वक्त दिया जाएगा जब इन्होंने केक काटना था। देखें, ये बेल बॉय कहता है कि इस कागज में लिपटी हुई कोई शय आखिरी दिन इसने उनकी टेबल पर देखी, और ये बीबी कहती है कि सेठ साहब की लड़की की सालगिरह के मौके पर ये पैकेट इसने अपने हाथों से तैयार किया। जहांजेब साहब, आपने ये पैकेट पहले देखा? जी, मुझे कुछ वाजे तौर पर याद नहीं, लेकिन जाहिर है ये दोनों जो कुछ कह रहे हैं ठीक ही होगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये पैकेट उस कमरे में कैसे पहुंच गया जहां से आपको मिला। आप में से किसी ने उनको उनके कमरे की तरफ जाते हुए देखा? वो सर, जिस वक्त साहब ने सजावट का सामान लगाने के लिए अपनी गाड़ी पर मुझे घर भेजा था, उस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठे थे सर, और ये पैकेट उनके सामने उनकी टेबल पे पड़ा था। आपने बीबी? नहीं जी, मैं तो हर रोज की तरह 4 बजे ही घर चली गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आखिर वो वहां जा कैसे सकते थे जबकि चाबी भी उनके पास नहीं थी। क्यों, कहां थी चाबी? चाबी तो तौकीर साहब के पास थी। क्यों तौकीर साहब? जी, आज भी तो आप दफ्तर गए थे। हाँ जी, दफ्तर तो मैं गया था, बल्कि चाबी भी मेरे पास ही थी। एक्चुअली वो चाबी मुझे खालू ने खुद दी थी। जाहिर है उन हालात में तो आप ही उनके साथ जा सकते थे। लेकिन नानी अम्मा और तकीर तो उस शाम मेरे साथ थे और हम सब इकट्ठे बैठकर पापा का इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है इस बारे में? मेरा तजुर्बा यह कहता है कि एक सरा तो मिल गया है, अब गुत्थी भी सुलझ जाएगी इंशाल्लाह। जी, अब ठीक है। मैं ओह मेरे खुदाया, खालू की लाश, और वो भी बर्फ के नीचे। लेकिन ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? वो कंटोनमेंट बोर्ड वाले दफ्तर के सामने से जब बर्फ हटाई गई ना, तो सेठ साहब की लाश वहीं से दबी हुई मिली है। हाय मेरे अल्लाह, यही हमारे साथ होना था। बड़ी बीबी, अल्लाह की यही मर्जी है। अब थोड़ी जहमत तो होगी आप लोगों को, पर मुझे कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। देखें इंस्पेक्टर साहब, आपने जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है मैं उसके लिए आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देखें ना, इन लोगों का जाना तो कोई ज़रूरी नहीं। वो ठीक है, लेकिन नहीं, ये झूठ है। मेरे पापा नहीं मर सकते, कोई इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। बीबी जी, मैं तो खुद बड़ा हैरान हूँ। सेठ साहब ऐसे शरीफ आदमी को कौन कत्ल कर सकता है? लेकिन मैं भी उनके मुंह से एक एक बात उगलवा के छोड़ूंगा। किन लोगों से? क्या कातिल मिल गए? मेरा ख्याल है कि इस कत्ल में उन कारीगरों का हाथ है जो आपके दफ्तर में काम करते हैं। हाय अल्लाह, मेरे हाबिद ने किसी का क्या बिगाड़ा था? बड़ी बीबी, इस शहर में उन कारीगरों के अलावा सेठ साहब के खिलाफ कोई नहीं था, क्योंकि उनका ख्याल है कि उनको पुरानी जगह से बेदखल करवाने वाले सेठ साहब ही हैं। मुझे यकीन है ये उन्हीं का काम है। आप लोग ऐसा करें, तैयार होकर बाहर आ जाएं, मैं इंतजार करता हूं, ताकि मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दूं। नहीं तकीर, झूठ है। मेरे पापा नहीं मर सकते। तुम फिक्र नहीं करो आरफा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाके पता करता हूं।
पर ये तो मैं खुद भी कह रहा हूं कि गुलजार या जरदाद खान कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। सरदार साहब उन्हें बचा लेना जी, वो पुलिस वाले उन्हें बेकसूर ये पकड़ के ले गए हैं जी। देखो यारा मोहब्बत खान, ये अगर जहांजेब के सेठ का मामला ना होता तो मैं जरूर चला जाता। वो पुलिस वाले उन्हें मारी मारी तो उनका बुरा हाल कर देंगे जी। आप उनके निके निके बच्चों पे रहम खाए ना जी सरदार साहब। मुझे खुद भी उनका एहसास है, आखिर वो हमारे अपने हैं। लेकिन तुम खुद सोचो, ये कत्ल का मामला है। मैं अगर उनकी हिमायत में चला गया तो जहांजेब को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे बाबा, जहांजेब तो उनके उसी वक्त से खिलाफ है जब से उन्होंने इलेक्शन में आपकी मुखालिफत की है। वो कुछ नहीं कहेंगे जी, मैं खुद उनके पांव पकड़ लूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम। साहब जी आप सरदार साहब से कहें ना जी कि वो उनको बचा लें जी। भाई क्या हो रहा है ये तो पागल हो गए। वो जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं ना, जिन्होंने बाबा के खिलाफ इलेक्शन में नारेबाजी की थी, ये चाहता है कि बाबा थाने जाकर उनकी सिफारिश करें। साहब जी वो पुलिस वाले उन्हें जी। हाँ मुझे पता है, सब पता है मुझे। सरदार साहब, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि इंस्पेक्टर अजहर आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है, जबकि हर बात का सबको इल्म है। वो इन बेचारों पर नाहक जुल्म कर रहा है। तो तुम्हारे ख्याल में भी ये लोग बेकसूर हैं? सरदार साहब, ख्याल क्या, बल्कि मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग बेकसूर हैं। और हद तो यह है कि पुलिस उस शख्स से पूछगछ तक नहीं कर रही है जिसकी जगह से सेठ साहब की लाश मिली है, और फिर मकतूल की आखिरी निशानी भी उस जगह से मिल चुकी है। तुम जरा गाड़ी का तेल पानी चेक करो, मैं आ रहा हूं। अच्छा जी। मैं खुद जाकर देखता हूं कि ये हो क्या रहा है। वैसे बाबा तो आपकी वजह से इस मामले में पड़ना नहीं चाहते थे। क्या? मेरी वजह से? अरे बाबा, मैं तो खुद ये चाह रहा हूं कि असल मुजरिम को हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। आपने कुछ बताया नहीं। देखिए बीबी, इस सिलसिले में हमें जो फैसला करना है वो जल्द करना होगा। मैंने कह दिया ना कि मैंने आप वाले कागजात नहीं देखे। वो वहीं पड़े हैं, उसी तरह, उसी दराज में जहां आप उन्हें रख के गए थे। लेकिन बीबी। लेकिन क्या? आखिर मैं उन कागजात का क्या करूं? क्या उन कागजात को देखने से मेरे पापा वापस आ जाएंगे, या तोकीर हवालात से बाहर आ जाएगा? जो काम आपके करने का था वो तो आपसे हुआ नहीं। प्लीज आप उन्हें क्यों नहीं समझाते कि तोकीर ने पापा का कत्ल नहीं किया? वो ऐसा कर ही नहीं सकता। देखें बीबी, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक ये है कि तमाम वाकयाती शहादतें। क्या है वो शहादतें? वो बर्फ जिसमें मेरे पापा को दबा दिया गया, या वो चाबी जो मेरे पापा ने खुद तोकीर को जाके दी? शायद उन कारीगरों से कोई सुराग मिल सकता था, लेकिन उन्हें भी सरदार आमिर खान छुड़वा के ले गया। बाहरकैफ हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मुझे पता था आपसे कुछ भी नहीं होगा। आरफा कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में, जहां वो अकेला जल रहा है। शुक्र है आज बड़े दिनों बाद धूप तो निकल आई। हाँ, इसीलिए मेरे सांस से धुआं भी नहीं बन रहा। अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने अपने सांस का धुआं कभी देखा ही नहीं। हाँ तो नहीं देखा ना। मैंने जो धुआं हमेशा अपने मुंह के करीब देखा, वो भाप थी जो मैं नज़ले के लिए लिया करती थी। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम तो कभी नज़ले की मरीज भी हुआ करती थी। वैसे फहमी, तुमको बर्फ से बचना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है वो नज़ला अंदर की बर्फ की वजह से था। जरा नीचे चले। हाँ हाँ चलें। बाबूजी, माचिस हो गया आपके पास? फहमी तुम चलो, मैं अभी आया।
वो उस्ताद ने पैगाम दिया है जी कि वो बड़ी तकलीफ में है। उससे कह दो कुछ दिन इंतजार और कर ले, सब कुछ ठीक होने वाला है। वो कह रहा था जी कि मैं तो एक आध दिन का सोच कर आया था, लेकिन इंस्पेक्टर तो अगली पिछली सारी कसर निकाल रहा है। भाई उससे बता दो कि मैंने उसकी जमानत के लिए पिंडी के वकील से बात कर ली है। कुछ दिन तकलीफ और बर्दाश्त कर ले, उसके लिए बेहतर है। जहाज़ेब कहाँ रह गए? आइए ना। तुम जाओ। आया। तुमने उन्हें बताया नहीं कि इन कमीनों ने मेरे साथ क्या हशर किया है? रिमांड पे रिमांड लिए जा रहे हैं। उस्ताद, वो पिंडी वाला वकील कह रहा है कि आज तुम्हारी जमानत जरूर हो जाएगी। तुम्हारा केस तो बड़ा मामूली सा है। मुझे पता है, नमीन के हाथ आता। वो कह रहा है उस्ताद, पुलिस तुम्हें जिन चक्रों में डाल रही है उनकी कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं। उससे कहा कि मुझे कानून नहीं दिखाए, यहां से बाहर निकाले। चलो जाओ। और यहां खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा हो? यार की मार ने मेरा थोबड़ा बहुत सोना कर दिया है। चलो। अच्छा उस्ताद। हेलो स्ट्रेंजर। हेलो, कैसे हो? कैसा हूँ? बहुत मज़े में हूँ। पता है क्या, जिंदगी में पहली बार अल्लाह मियाँ ने मुझे एक ऐसी जगह भेजा है जहां पर तुमसे बिल्कुल महफूज हूँ। तौकीर, अब क्या होगा? ये लोग क्या कहते हैं? अरे छोड़ो यार, जिंदगी में कभी किसी मसले पर तुमने ये भी सोचा है कि लोग क्या कहते हैं? आखिर तुम उन्हें बताते क्यों नहीं कि भला पापा के कत्ल से तुम्हें क्या मिल सकता था? मिल तो बहुत कुछ सकता है। मसलन गुड क्वेश्चन। मसलन ये कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत दुशीज़ा का हाथ, जो बचपन से तुम्हारी मंगेतर थी और जिसकी शादी पापा कुछ ही दिनों में तुमसे खुद करने वाले थे। और ये कि उस खूबसूरत दोशीज़ा का इतना बड़ा घर जिसे तुम पहले ही साए साए करने के लिए छोड़कर भाग गए थे। और जनाब सबसे बड़ी बात तो ये है कि शोभरा होटल की मलकियत, जहाँ काम करने के नाम से तुम्हें इतनी एलर्जी थी कि तुम इधर उधर नौकरी ढूंढते फिर रहे थे। जनाब काम करने की बात कुछ और होती है और मलकियत की और। मुझ जैसे गरीब आदमी को अगर उस होटल का एक छोटा सा हिस्सा भी मिल जाता तो मेरी तो किस्मत बन जाती। शोभरा होटल में हिस्सा? शराकत? ओह माय गॉड, मेरा ख्याल पहले इस तरफ क्यों नहीं गया? तौकीर, मैं अभी आती हूँ। प्लीज तौकीर, ये खेल का वक्त नहीं है, मुझे जाने दो। अरे जनाब ऐसे कैसे जाने दूं आपको? पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि ये जो मुंह लटका कर आप दाएं बाएं फिरती रहती हैं इसे ठीक करेंगी। प्रॉमिस? अच्छा, प्रॉमिस। ओके देन मूव। आप जा सकती हैं। प्लीज प्लीज रिलीज कर दो। नहीं। शुक्र है शुक्र है। मदार, नहीं, तुम पहले मेरी बात मानोगे? क्या? मुझे आइसक्रीम खिलाओगे? हाँ। छोड़ दो। वाकई? खुदा के लिए मुझे रिलीज कर दो, जब जाओगे तो। वेलकम वेलकम। शुक्र है आपने होटल की रातें देखी। हाँ, आदमी को बस जब भी होश आ जाए। जी हाँ, दरअसल वाकया ही कुछ इतना बड़ा था कि इंसान को संभलते संभलते अरसा लग जाता है। लेकिन देख लीजिए, मैंने भी यहाँ किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने दी। वही तो मैं देख रही थी कि पापा को आप पर कितना एतबार था। इस शराकतनामे में तो उन्होंने आपको बाकायदा तौर पर हिस्सेदार बना लिया है।
जी हाँ, बस ये तो उनकी मेहरबानी थी, लेकिन मैं भी एहसान फरामोश नहीं। बस बर्फ का सीजन निकल जाए, फिर आप खुद देखिएगा कि मैं उनके हर प्लान पर कैसे काम शुरू करता हूँ। सर, वो कमरा नंबर 4 वाले लोग आउटलॉक हो गए हैं सर। उनके कमरे की चाबी कहीं बर्फ में गिर गई है। भाई तो मास्टर की से खोल दो ना। लेकिन सर, वो मास्टर की आप ले आए। नहीं, आपको देखकर मुझे इतनी हैरत हुई कि मास्टर की देना ही मैं भूल गया। ये लो। थैंक यू सर। मास्टर की से क्या हर कमरा खुल सकता है? कमाल है, आप इतने बड़े होटल के मालिक हैं और आपको ये नहीं पता? जी हाँ, मास्टर की से हर कमरा खुल सकता है। खैर, आपको आस्ते आस्ते हम सब कुछ बता देंगे। थैंक यू। आप जा रही हैं इतनी जल्दी? प्लीज आप बैठे तो सही, आपको होटल के बारे में कुछ मालूमात वगैरह? नहीं, मेरा ख्याल है इतनी थोड़ी सी देर में मैंने जो कुछ जान लिया है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। थैंक यू। ये इंस्पेक्टर कहाँ चला गया? मेरे लिए यहाँ एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो रहा है। बीबी, थानों में काम ऐसे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। बैठे 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 जनाब, बैठे बैठे, तकलीफ ना करें। बस जनाब आली, ऐसा है कि बस मसला ही कुछ ऐसा था जिसमें मैं उलझा हुआ था, आपकी इत्तला ही नहीं पहुंच सकी मुझ तक। जी फरमाए। इंस्पेक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि तुम मुझे छोड़ते क्यों नहीं हो? जब अदालत ने मेरी जमानत मंजूर कर ली है तो मुझे कैसे यहाँ रोक सकते हो? ऐसे यहाँ क्यों आने दिया तुमने? लगा इसे और इसको समझाओ कि इसकी जमानत सिर्फ एक केस में हुई है। रोज इसकी नई नई बातें मेरे सामने आ रही हैं। ले जा। पता है मुझे तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो। तुम मुझसे अपने बेटे शान का बदला लेना चाहते हो। शान का क्या ताल्लुक है उससे? है तुम ये भूल गए तुमने कितने बड़े आदमी पर हाथ डाला है? जहां जेब साहब पर, सरदार साहब के दामाद पर और उनके इस इलाके पर तुम्हें पता है कितने एहसानात हैं? ले जाओ इसको, इसकी नासों में से इसकी बदमाशी पकाओ। ऐसा हिसाब से कहो कि नए रिमांड के लिए अभी से इसकी कार्रवाई शुरू करें। कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ कानून का लिहाज करो जिसकी रोटी खाते हो तुम। कानून है? ताकतवर बंदों की तरह कानून तो तुम चलाते हो। ताकतवर लोगों से टक्कर लेना ठीक नहीं होता। बदमाशियां नो। माफी चाहता हूं जी, ये कुत्तखाना तो थानों में होता ही रहता है। कुछ फरमा रहे थे आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है कि नहीं वकील साहब, मेरा ख्याल है कि हमें इस बात के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, हम फिर आ जाएंगे। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी बीबी जी। थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। आपने चाय नहीं पी अभी तक? नहीं, इसे वापस ले जाओ यहाँ से। मैं बना दूँ जी? नहीं, बस तुम ट्रॉली ले जाओ। जी अच्छा। ना ना, ये जुल्म ना करना जनाब, बंदा हाजिर है। रेशम, ये ट्रॉली यहाँ से ले जाओ, 1 घंटे से चाय ठंडी हो रही है। नहीं रेशम, तुम ये फूल लगाओ, मैं बेगम साहबा को अभी राजी करता हूं। क्यों जनाब? ये फूल लाने का वक्त कौन सा मुकर्रर हुआ था भला? अरे भाई, जाहिर है जब मैं लेट हो गया हूं तो फूल भी लेट हो जाएगा। वैसे बेगम साहबा, हमारे जज्बे को भी देखें। अपनी पसंद के फूल छोड़कर तुम्हारी पसंद के फूल बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूं। बीबी जी, ये ले जाओ। नहीं, ये रहने दो, तुम जाओ। अच्छा ये तो देखो, जबरदस्त केक लाया हूं, देखो तो सही। मुझे कुछ नहीं देखना बस। मूड कुछ ज्यादा ही खराब है, खुशामद भी नहीं चल रही। चलें सरदार साहब की सिफारिश करवा लेते हैं। ठहरे ठहरे, क्या कर रहे हैं आप? भाई सरदार साहब से मिलने जा रहा हूं, मेरे ससुर हैं। प्लीज उन्हें बीच में मत डालें। लेकिन एक शर्त है, चाय बनाओ।
ऐसे फहमी, एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम ये मूड सरदार साहब से क्यों छुपाती हो? बस वैसे ही। आरफा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? नानी अम्मा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे घर में बहुत घुटन महसूस होती है। बीबी, हौसला रखो। खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। मुझे यूँ लगता है जैसे मैं पापा और तकीर के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बीबी, एक दफा तुम पुलिस वालों से बात करके तो देखो। समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस तरह तसल्ली दूं, और फिर सोचती हूँ कि तुम्हारा ये हाल है, उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी जो हवालात में अकेला पड़ा। वो तो यूँ जाहिर करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हवालात में भी वो ड्रामा करता है। शायद अल्लाह ताला कमज़ोरों को इसी तरह ताकत देता है। कमज़ोरों की ताकत। नानी अम्मा, एक बात तो बताएं, इस दुनिया में कुछ लोग कमज़ोर क्यों होते हैं? बस यही कानून कुदरत है, लेकिन कमज़ोरों को जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत ही तो उनकी ताकत होती है। इस हिम्मत से तो वो हमेशा मजलूम ही रह जाएंगे। अब देखे ना, पुलिस, जहाज़ेब और सरदार अमीर खान, इन सब के पास ताकत है और वो जो चाहते हैं करवा लेते हैं, और मैं इतना कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। तू सिर्फ खुदा से हिम्मत मांग कि हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएं। पापा बगैर किसी वजह के मार दिए गए, और तकीर हवालात में इस तरह बंद है जैसे उसने कोई जुर्म किया है। ये सब क्या है नानी अम्मा? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सिवाय दिलासे के और क्या कर सकती हूँ? नानी अम्मा, कोई तो तरीका होगा जिससे ताकतवर कमजोर हो जाता है। आप बचपन में मुझे एक कहानी सुनाती थी ना, जिसमें देव की जान किसी परिंदे में बंद होती थी। वो तो कहानियां ही होती हैं बेटा। नानी अम्मा, उस कहानी में शहजादे को जिन मारने के लिए एक पिंजरा ढूंढना पड़ता था ना? हाँ बेटा। तो देव मारने के लिए तोता पकड़ना जरूरी है क्या? पता नहीं क्या कह रही है। तो कमजोर को ताकतवर का मुकाबला करने के लिए वो तोता ढूंढना ही पड़ेगा जिससे देव की जान निकल जाए। और हाँ, फूल मेरी बीवी के लिए। देखें, अगर मैं रोजमर्रा की रूटीन में फंसकर ये काम भूल भी गया तो मुझे याद दिलाइएगा, वो कल की तरह फिर मुझसे नाराज हो जाए। ठीक है सर, मैं अभी लाती हूँ। ओके। आप? मैंने सोचा आपको बता दूं कि मैं आज से काम शुरू कर रही हूँ। रियली? शुक्र है, शुक्र है। आप कम से कम मेरा बोझ तो कम होगा। प्लीज बैठे। मैं आपका बोझ क्या कम करूंगी? एक अनाड़ी पार्टनर तो बजाते खुद एक बोझ होता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी। कुछ रोज मैं आपको सिर्फ देखूंगी और आपसे सीखूंगी। देखें, काम की फिक्र आप बिल्कुल ना करें। जहां तक काम का ताल्लुक है, काम से मोहब्बत ही तो एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपके पापा मुझे बहुत अजीज रखते थे। लेकिन अब आपके आने से कम रौनक तो होगी। यकीन जानिए, अब जब कभी कभी मैं शीशे को उस तरफ देखता हूं तो मुझे हर तरफ एक बेरंगी सी नजर आती है। लेकिन आपके आने से कम अब हर तरफ रंग ही रंग होंगे। सर, ये फूल। हाँ, ये फूल मैडम की मेज पर लगा दें। लेकिन सर। प्लीज। ओके। नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? ये फूल तो शायद आपके लिए है। अरे नहीं, इन फूलों का तो शायद आप ही का इंतजार था। देखे ना, ताजा फूल आप जैसे लोगों को जेब देते हैं।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अरे भाई, गीत का ये हिस्सा तो मैं तुम्हारे मुंह से पहली मर्तबा सुन रहा हूं। इसे गाने के ज़माने भी तो अब आए हैं जनाब। ये देखा आपने? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बड़ी मेहनत हो रही है। मेहनत नहीं, मोहब्बत हो रही है जनाब। हम अपनी मोहब्बत को पूरा वक्त देते हैं, आपकी तरह नहीं कि घर भी नहीं आते। और मुझे डॉक्टर के पास ले जाने का भी टाइम नहीं है आपको। अरे भाई, तो क्या फर्क पड़ता है, सरदार साहब जो चले जाते हैं तुम्हारे साथ। जी नहीं, इस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत है। और वैसे भी आपको मेरे साथ जाना चाहिए। और जनाब, बाहर जो कुछ मैं कर रहा हूं वो भी तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। अच्छा, तुम वो नक्शा देखोगी जो आज हमने फाइनल किया है? अरे वो तो मैं गाड़ी में ही भूल गया, एक मिनट मैं अभी लगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो, मैं आरफा बोल रही हूँ। जी जी जी, मैं समझ गई। सॉरी मैंने आपको जहमत दी। ज़रा जहाँजेब से ये पूछवा दीजिएगा कि मेरी शॉल तो उनकी गाड़ी में नहीं रह गई। जहाँजेब की गाड़ी में आपकी शॉल? हाँ, शायद पिछली सीट पे पड़ी है। दरअसल आज हम बूरबन गए थे ना, जहाँजेब बहुत इसरार कर रहे थे, इसलिए मैं चली गई। आप प्लीज जरा चेक करा देंगी? दरअसल वो शॉल मेरे पापा की निशानी है। ना मुझे दो, किसका फोन है? तुम जाओ, आके पास बैठो, जाओ। हेलो। सॉरी जहाँजेब, मैंने तो अपनी सिर्फ शॉल के लिए फोन किया था। ठीक। हाँ, अच्छा, काम हो गया? वैसे बैरिस्टर साहब आपने कमाल कर दिया, पहली पेशी में ही मसला हल हो गया। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, मैंने वकील साहब को सारा मसला समझा दिया है। अच्छा, खुदा हाफिज। हेलो मंगेतर। तोकीर, तुमको तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? अच्छा अच्छा, तो गोया तुम मुझे यहाँ देख के डर गई हो कि कहीं खुदा न खास्ता माँ बदौलत भाग कर तो नहीं आ गए। जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, बंदा खालिस कानूनी जमानत पर रिहा हुआ है। और वो मुझे रिहा क्यों ना करते, उन्हें मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं मिली। इनफैक्ट जहाँजेब साहब तो वहां पर मौजूद थे, तुम इन्हीं से पूछ लो। हेलो। वैसे तुम्हारी ये नई नई अफसरी से मुझे बड़ा डर लग रहा है, और यही सोचकर मैं हवालात से फारिग होते ही तुम्हारे दफ्तर चला आया। देखो ना, मैं सोच रहा था कि आज का फैसला सुनने के लिए तो तुमने जहाँजेब साहब को भेज दिया, अब कल कला को कहीं डेट शीट पर भी तुमने। तोकीर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। भाई, मेरे जैसा आदमी किसी की बात क्या समझ सकता है? और वैसे भी जिस शख्स ने इतने दिनों से एक माकूल चाय का कप ना पिया हो, वो किसी की बात क्या समझेगा? देखिए जहाँजेब साहब, ये तो किसी का ख्याल रखती नहीं, आप प्लीज किसी से कहकर एक गर्मा गर्म चाय का कप तो मंगवा दें। आपने शायद मैडम की बात नहीं सुनी। क्या मैडम? अच्छा जी, मैडम की बात भी सुन लेते हैं। मैडम जी प्लीज, अगर आपको नागवार ना गुजरे तो एक कप चाय तो मंगवा दें। तोकीर प्लीज। तौकीर साहब, आप शायद ये भूल गए कि इतने रोज से आपसे जिस कत्ल के बारे में तफ्तीश हो रही थी, उस कत्ल का ताल्लुक तो मैडम के पापा से है। नॉनसेंस! आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आरफा के जहन में कभी ऐसी बात भी आ सकती है? आपका क्या ख्याल है, आरफा ये सोचेगी कि मेरा उस कत्ल से कोई ताल्लुक था?
भाई मैं समझा था आप समझदार होंगे। जाओ बेटा जाओ, अपनी गुमशुदा मोहब्बत तलाश करो। प्लीज लीजिए। थैंक यू। आइए मिसेस जहाजेब, व्हाट अ सरप्राइज। तशरीफ रखिए। दरअसल जहाजेब शाम की चाय मेरे साथ पीते हैं। आजकल इन्हें टाइम नहीं मिलता आने का, मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं, इकट्ठे चाय तो पी लेंगे। असल में ये होता है, बीवियों का खास अंदाज है। इधर मौका मिला उधर अपने शौहरों के खिलाफ शिकवे शिकायत शुरू। इसमें सारा कसूर मेरा है मिसेस जहाजेब। दरअसल मेरी जिंदगी में इतनी बेकायदगी है कि कोई काम वक्त पर होता ही नहीं। और जनाब हमारी बेगम ने तो जिंदगी में हर चीज घड़ी की टिक टिक पर सेट कर रखी है। घड़ी के टिक टिक ही पर तो जिंदगी का रिदम बनता है। हाँ शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं तो दिल की धड़कन के रिदम पे चलती हूँ। प्लीज लीजिए ना। ये दिल भी कितनी अजीब चीज है, कभी किसी को देखकर तेज धड़कने लगता है और कभी खामखा बैठ जाता है। जी मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी है। अरे फूलों के बारे में तो आपकी और मेरी पसंद एक ही है। जहाजेब यही फूल है ना जो आप मुझे भी भिजवाते हैं? हमारे ऊपर भी इन्हीं की मेहरबानी है। मैंने जिस दिन से दफ्तर ज्वाइन किया है, मेरे कमरे में भी फूल जहाजेब साहब भिजवाते हैं। अरे फहमी इसीलिए मैं कहता हूँ इस हालत में घर से बाहर ना निकला करो। चलो चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ाता हूँ। ठीक है। अरे उठो तो सही, उठो उठो। मैंने तो असल में सोचा था कि यहाँ से आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ हाँ डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। चलो चलो मैडम मैं अभी आया। बीबी जी चाय पी लें। हाँ अभी रख दो यहाँ पे। क्या हुआ बीबी जी, आपकी तबीयत खराब हो रही है? मैं सरदार साहब को बुलाऊं? बीजी गेडी आ गई जी। आ गई? जी है जी। अच्छा साहब से कहो कि 1 मिनट के लिए अंदर आए जरा। गेडी आई है जी, साहब नहीं आए। साहब नहीं आए? अच्छा गाड़ी कौन लेकर आए? वो होटल वाली नहीं है जी, उसने अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेजा है जी। साहब उनके पास ही बैठे हुए थे। वो फरमाने लगी आप सीधी डॉक्टर की दुकान पे पहुंच जाए, ये भी फारग होके वहीं यहाँ पहुंच जाएंगी। बीजी बीजी दवाई देना स्प्रे वाली। ये लें बीजी। और बीजी ये लेके जल्दी चलें जी, आपको डॉक्टर के पास ले चलूं जी। बीजी की ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मैं सरदार साहब को बताता हूँ। सरदार साहब जी